तो जय हिंद सभी को। तो आज हम देखेंगे 29 तारीख के जो सेकंड शिफ्ट है उसके बारे में देखते हैं। उसके जो साइंस के क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण कार्यक्रम है UNEP, तो इसका पर्यावरण जो विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, इसके अगले शिफ्ट में आया हुआ था। तो उसमें जो पूछा गया था 2020 में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो इसका 2020 में कहाँ पे कोलंबिया में किया गया था। 2021 में कहाँ हुआ, पाकिस्तान में होगा। इसके जस्ट पहले वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उसकी थीम क्या थी, इसकी इसकी थीम क्या थी। और अब इसके बाद पूछा गया है कि कहाँ पे होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड जो क्या है, बेंगलुरु में जो इसरो है, इसरो की जो है कमर्शियल आर्म, इसरो की दो कमर्शियल आर्म है, एक अंतरिक्ष और एक है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसकी दो शाखाएं हैं जो कि क्या है, कमर्शियल आर्म मतलब जो कि एक गवर्नमेंट की ना करके एक अलग तरीके से अगर कोई अपने सैटेलाइट को भेजना चाहता है तो उससे जाके कांटेक्ट कर सकता है। जैसे इसरो की देखो दो शाखाएं हैं, इनमें दिया गया है एंट्रिक्स और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड दो कमर्शियल आर्म है इसकी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं बेरी एक रोग है जो खालिस्तान की कमी के कारण होता है। बेरी जो होता है विटामिन B1 की कमी इसके कारण होता है। अब देखते हैं विटामिन डी की कमी से क्या होता है। विटामिन डी की कमी से देखो आप, एक दो रोग हो सकते हैं। एक बच्चों में होता है, उसे रिकेट्स बोलते हैं, ठीक है, रिकेट्स बोलते हैं उसे, जो कि बच्चों में होता है। और ऑस्टियोमलेशिया जो कि होता है वयस्कों में होता है। अब आते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, स्कर्वी होता है, ठीक है, स्कर्वी हो गया। और आपका मसूड़ों में सूजन वगैरह होता है, तो वो हो गया। अब विटामिन ए की कमी से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन ए की कमी से जो होता है आपका एक संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है एक तो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो है कि रतौंधी होता है, रतौंधी हो गया, ठीक है, रतौंधी हो गया। और एक आपने जीरोपैथिलीमिया देखा होगा, जो जीरोपैथिलीमिया हो गया और रतौंधी हो गया। और आपका संक्रमण का खतरा जो कि बढ़ जाता है। तो ये सब पूछे हुए क्वेश्चन सब बता रहा हूँ मैं। अब हाँ, विटामिन डी का जो वैज्ञानिक नाम है उसको कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन ए को क्या कहा जाता है, रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि आपको रेटिना मतलब आँखों से संबंधित बीमारियाँ होती हैं, तो रेटिनॉल। विटामिन डी को कैसे याद कर सकते हैं, तो आपने कैल्सीफेरॉल मतलब कैल्सी मतलब होता है कैलकुलेटर। जब आपका कैलकुलेटर डिस्चार्ज होता था तो आप क्या रखते थे, धूप में रखते थे उसको चार्ज होने के लिए। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। और विटामिन सी जो क्या खट्टे फलों से मिलता है, तो एक प्रकार से एसिड है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु की वजह से होता है। अब इसमें देखो जीवाणु की वजह से पूछा है, तो इसमें देखो हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है, ठीक है। खसरा को क्या कहा जाता है, मीसल्स कहा जाता है, जो कि मोरीबिली वायरस के कारण होता है। एक खसरा, दो प्रकार के खसरा होता है। एक सिंपल खसरा होता है जो कि मोरीबिली वायरस के कारण होता है, और एक जो खसरा होता है उसे जर्मन खसरा कहा जाता है जो कि रूबेला वायरस के कारण होता है। उसको रूबेला भी कहा जाता है, जो कि एक्चुअली रूबेला भी कहा जाता है। रूबेला को 2023 तक भारत सरकार को ख़त्म करना है। रूबेला जो है, रूबेला को क्या कहा जाता है, जर्मन खसरा कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं पोलियो की बात पे। अब आते हैं किस पे आते हैं, पोलियो जो होता है पोलियोमाइलाइटिस वायरस के कारण होता है, ठीक है। और आपने देखा होगा इसकी जो, और अब आते हैं टाइफाइड, जो कि इसका आंसर क्या है, जीवाणु जो कि बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड है जो कि बैक्टीरिया से होता है, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। अब जो टाइफाइड के लिए जो कौन सा टेस्ट होता है जिससे पता चले कि टाइफाइड है, उससे बडाल टेस्ट होता है, ठीक है। बडाल टेस्ट आपने करवाया होगा, जनरली अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, WBC की कमी आ जाती है, तो इसमें क्या होता है, पेट दर्द वगैरह होता है, आंतों को प्रभावित करता है, मेनली आंतों को प्रभावित करता है टाइफाइड जो होता है। और इसके लिए जो दवाई प्रयोग की जाती है वो दवाई भी पूछी जाती है कि यह दवाई किसके लिए, क्लोरोमाइसिटिसिन इसके लिए दवाई प्रयोग की जाती है। और टाइफाइड में एक टैब नाम की वैक्सीन भी दी जाती है। टैब जो होती है टाइफाइड AB वैक्सीन बोलते हैं उसको, AB वैक्सीन या टाइफाइड AB वैक्सीन या फिर पैराटाइफाइड AB वैक्सीन। तो ए वैक्सीन का नाम भी याद करना है। क्लोरोमाइसिटिसिन आपको बताती है दवाई का नाम, ठीक है। टाइफाइड ये हो गया।
अब इसके बाद आगे चलते हैं। नींबू के रस में पीएच का मान लगभग कितना होता है? तो नींबू के रस में जो होता है 2.4 मिली होता है। इसमें 2 दिया है तो इसके नज़दीक में कोई भी नहीं है, तो मतलब 2 आंसर होगा इसका, ठीक है। अब इसके बाद 7 आपने 7 सिंपली होता है, जो कि एक प्रकार से क्या माना जाता है, उदासीन होता है। और 0 से कहाँ तक चलता है? 14 तक चलता है स्केल, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं जो पीएच स्केल होता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोक्शन जो आयन होती है उसकी स्थिति को बताती है। अब इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यूज़ देख लेते हैं, जो कि बार बार पूछी जाती हैं। रक्त का 7.4% होती है, जो कि सबसे ज़्यादा रक्त की पूछी जाती है। और मानव शरीर का जीईपी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है 7.35 टू 7.45। अब इसका 7.3545 मतलब ये रक्त के जो है उसी का एवरेज मान सकते हो, कि मतलब मानव शरीर का जो पीएच वैल्यू है आप सिंपली याद कर सकते हैं कि रक्त के जैसा होता है, क्योंकि रक्त का सभी को याद रहता है। अब इसके बाद मूत्र का देख लेते हैं। मूत्र जो होती है एसिडिक होती है, इसका होता है 4.5, ठीक है। अब इसके बाद लार का भी एसिडिक होती है, जो कि 6.8 होती है। 6.8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं मैंने सब। नींबू का जो कि पूछा जा चुका है। अब इसके बाद मूत्र का 4.5 होता है, लार का 6.8 होता है। पित्तरस का जो कि बाइल जूस होता है, जो कि कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है, 7.5 होता है। अब इसके बाद अग्नाशी रस वगैरह जेबी जठररस का भी याद कर सकते हैं आप। चलते हैं आगे। अब निम्नलिखित में से एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होती है? सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो, सुपरसोनिक क्या होता है। सुपरसोनिक मतलब होती है एक स्पीड के बारे में बताते हैं। जब ध्वनि की स्पीड से ज़्यादा होती है, जब स्पीड ज़्यादा होती है तो उसको क्या कहा जाता है? जब इससे कम ध्वनि से कम स्पीड की होती है तो उसे क्या कहा जाता है? सबसोनिक कहा जाता है, सबसोनिक कहा जाता है, ठीक है। अब एक आ गया सबसोनिक, जब आपकी क्या है? 1 से कम है। अब 1 है तो उसे सोनिक कहा जाता है, ठीक है। सिंपली सोनिक कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है 1 से 5 के बीच, मतलब जो स्पीड है आपकी 1 से ज़्यादा है और 5 से कम है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? सबसोनिक कहा जाता है, उसे सबसोनिक कहा जाता है। फिर 5 से ऊपर जो है उसे सुपरसोनिक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो गई। अब उसके बाद देख लेते हैं क्रूज मिसाइल क्या होती हैं और क्रूज मिसाइल क्या होती हैं। और आपकी बैलिस्टिक मिसाइल आपने 2 सुनी होगी, क्रूज मिसाइल और एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। जो जैसे कि आपने पत्थर ने आपने उठा के, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति कोई भी खड़ा है, ठीक है, तो उसने क्या है, पत्थर उठा के फेंका ऐसा, तो उसका कंट्रोल यहाँ से यहाँ तक तो उसका कंट्रोल था, मतलब पत्थर कहाँ का कंट्रोल में था? पहले कंट्रोल में था, जहाँ फेंकना था उसको उधर फेंक दिया उसने। अब लेकिन इधर पे इसके बाद भी पत्थर पे कोई कंट्रोल नहीं है उसका, जहाँ भी उसने फेंक दिया, जहाँ भी उसने निशाना लगा के फेंका, वो ग्रेविटेशन के कारण जहाँ भी आता है तो वो होता है बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई मिसाइल इधर से इधर तक छोड़ी जा रही हो और उसका कंट्रोल थोड़ी देर तक है, उसके बाद कंट्रोल नहीं है और ग्रेविटी के कारण होती है, तो वो होती है बैलिस्टिक मिसाइल। अब आती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो होता है, क्रूज मिसाइल का कंट्रोल, मान लो अगर कोई भी जो है जिस पे अपन को संदेह है, कोई भी रॉकेट, कोई भी जैसे कि आपका ड्रोन वगैरह होगा, कुछ भी होगा जो आपको लग रहा है कि मतलब उस पर संदेह है, तो क्रूज मिसाइल मान लो आपने इधर से भेजी, मान लो जो ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे होते जा रहा है इसकी स्पीड, तो ये भी इसके पीछे पीछे जैसे भी गति करते जाएगा, तो मतलब उसको मार के गिराना है, मतलब अपनी दिशा बार बार बदल सकता है, मतलब एक प्रकार से गाइड करने वाला होता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है, ब्रह्मोस को क्रूज मिसाइल के अंदर रखा जाता है। ब्रह्मोस हो गई, और एक और हो ब्रह्मोस है, और एक और है, चलो अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को, तो ब्रह्मोस के बारे में बता देता हूँ पहले। ब्रह्मोस जो है एक ब्रह्मपुत्र नदी अपने यहाँ की क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी थी, और रसिया की मस्कोबा नदी, ठीक है, मस्कोबा नदी, दोनों का कॉम्बिनेशन से मिलकर बनाया गया है इसको, ठीक है। भारत की इंडिया और रसिया की कंबाइन से बना है, तो इसमें ब्रह्मपुत्र नदी और रसिया की मस्कोबा नदी, मूस, ठीक है, तो ब्रह्मोस दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस की जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तो है, इसकी रेंज कितनी है? 290 किलोमीटर तक मानी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद ये पूछा जाता है
कि ये किस प्रकार की मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, एक सरफेस टू सरफेस है। आकाश कौन सी है, सरफेस टू एयर है। त्रिशूल क्या होगी, त्रिशूल भी आपने देखा होगा जब जो युद्ध वगैरह होते हैं तो उसमें क्या नीचे से लगा के ऊपर जो राक्षस वगैरह रहते थे त्रिशूल फेंकते थे ऊपर से, तो सरफेस टू एयर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद पृथ्वी जो होती है सरफेस टू सरफेस होती है, आपको इतने याद करने हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। अब निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है। अब देखो अब होती है इसमें जो होते हैं, इसमें क्या होता है, आपका जो कर्वेचर है बढ़ जाता है, ठीक है। जो लेंस का कर्वेचर है, जो लेंस के कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है, इसमें आपके क्या है कर्वेचर बढ़ क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो इसके कारण से आपको क्या करना पड़ता है, जो रेटिना जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पहले बन जाता है, रेटिना के पहले बन जाता है। अब इसको क्या करना है, आपको रेटिना पे पढ़ना है। तो इसमें क्या है, आपको एक पतला लेंस लगाना पड़ेगा, एक पतला लेंस लगाना पड़ेगा जो कि डाइवर्जेंस लेंस कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं आप, अवतल लेंस बोलते हो, इसको अवतल लेंस बोला जाता है। तो अवतल लेंस या डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। इसको डाइवर्जिंग लेंस किस में उपयोग करते हैं, अपन निकट दृष्टि दोष में। इसको इसमें क्या किया जाता है, कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है, कॉनकेव। इसको ऐसे भी याद करते हैं, ई है निकट है तो निकट दृष्टि दोष के लिए ए, और कॉन्वेक्स जो होता है, एक्स जो होता है दूर होता है, तो ये दूर दृष्टि दोष के लिए उपयोग होता है, ठीक है, सिंपली है। अब इसके बाद देख लेते हैं बाइफोकल लेंस की बात करते हैं। तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बाइफोकल लेंस जब आपको मतलब एक प्रकार से कह सकते हो दोनों निकट दृष्टि दोष भी और दूर दृष्टि दोष, जो इसको प्रेस बायोपिया भी बोलते हैं। प्रेस बायोपिया जो कि क्या होता है, प्रेस बायोपिया जो किन में होता है, वृद्ध लोगों में होता है। वृद्ध लोगों में दोनों की क्षमता घट जाती है, तो उसमें बाईफोकल लेंस, उसको ठीक करने के लिए बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेस बायोपिया किसे कहा जाता है, वृद्ध अवस्था में जो होता है उसको क्या कहा जाता है, प्रेस बायोपिया कहा जाता है। अब इसके बाद आता है, इसके बाद होता है बेलनाकार लेंस, किसमें प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस किसमें प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग आपने एस्टिग्मेशन जहाँ एस्टिग्मेशन होता है, एस्टिग्मेशन या अबिंदुकता भी कहा जाता है, दृष्टि वैषम्य भी कहा जाता है, उसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसको किया जाता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग। और अभिसारी लेंस का तो बता ही दिया था मैंने, दूरदृष्टि लेंस के लिए, दूरदृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है। अभिसारी लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस को कॉन्वेक्स लेंस किया जाता है, दूरदृष्टि दोष। अब देखते हैं इसमें रेजिस्टेंस की बात की गई है, ठीक है। रेजिस्टेंस को आर से शो करते हैं, इसका मात्रक क्या ओम है, ठीक है। उसके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्या है, V बराबर आई आर भी है, V बराबर आई आर एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये याद होना चाहिए। चलो ठीक है। अब इसके बाद इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है, सीरीज़। हिंदी मीडियम वालों के लिए देखो, सीरीज़ क्या होती है, एक श्रृंखला जो कि श्रृंखला में हो, ठीक है। और पैरेलल मतलब समांतर, ये तो सभी को हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश हो इतना तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो आपको हिंदी मीडियम के लिए ऐसा लिख क्या है। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट जो सीरीज़ की बात करते हैं तो इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस निकाला जाता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जितने भी आपके रेजिस्टेंस है सिंपली इनको जोड़ दो, सीरीज़ में है तो सिंपली जोड़ दो। और आपके अगर पैरेलल में है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/R इजिकल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, सिंपली इस टाइप का फार्मूला होता है। तो इसमें अपन लगाते हैं, इसमें फार्मूला में लगाएंगे तो इसमें क्या होता है, R की वैल्यू निकालनी है तो आपको R1 की वैल्यू कितनी दी है 1/4, कितने बार उपयोग करना है इनको, 4 दिए हैं, ठीक है। 1/4 प्लस 1/4, तो ये क्या हो गया, सिंपली LCM ले लेंगे तो ये कितना हो गया, 4/4 हो गया, यानी मतलब एक आंसर आ गया। तो एक आंसर आ गया। अगर इसी की जगह ये क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में अगर ये कैपेसिटर का क्वेश्चन होता तो मतलब इसमें जो सीरीज़ में होती है वो उसमें पैरेलल में होगी और जो पैरेलल में इसमें होगी वो सीरीज़ में होगी, जस्ट अपोजिट हो जाते हैं इसके, ठीक है। आप आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है। ब्रायोफाइटा जो है मार्किनेसिया हो गया, और इसमें मार्किनेसिया ब्रायोफाइटा देखो आपने देखा होगा जो कि अपवृत बीजी और अनावृत बीजी आपने तो देखे ही होगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा
इसमें तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन। एक थैलोफाइटा होता है, एक ब्रायोफाइटा होता है, और एक होता है टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा। अब थैलोफाइटा जो कि होता है जिसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे शैवाल, कवक वगैरह जितना भी है तुम्हारा, तो वो सब इसमें सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा होता है। अब हम ब्रायोफाइटा की बात कर लेते हैं। तो ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, क्योंकि यह जो है नमी में भी रह सकता है और एक प्रकार से धरती में भी रहता है और उसमें नमी वाले में। इसमें क्या होता है, संवहन ऊतक नहीं होते हैं, जैसे जाइलम फ्लोएम वगैरह नहीं होते। ब्रायोफाइटा की बात करें तो जाइलम फ्लोएम नहीं होते और उभयचर प्राणी बोले ही दिया है। इसमें और दो, इसमें इसका आंसर क्या है? मार्केनेसिया है। इसके और उदाहरण, एक प्रकार से उदाहरण है कि मार्केनेसिया एक पौधे का नाम कह सकते हो, मार्केनेसिया, जो कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। इसमें और जोड़ सकते हैं आप फ्यूनेरिया को भी इसमें किया जाता है। फ्यूनेरिया हो गया, ठीक है, आपका एक फ्यूनेरिया हो गया। अब इसमें स्फैग्नम मास को भी रखा जाता है। स्फैग्नम मास अपने लूसेंट में तो पढ़ा ही होगा स्फैग्नम मास के बारे में। स्फैग्नम मास उसमें दिया है कि मतलब एक एंटीबायोटिक की तरह, एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है। स्फैग्नम मास एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम करता है और यह बहुत ज़्यादा पानी अपने जो मास है, अपना वजन है, जो द्रव्यमान है, उसके 18 गुना तक पानी ले जा सकता है। तो जिसके कारण से माली लोग इसका उपयोग करते हैं स्फैग्नम मास। इसमें जो अंतरिक्ष में भी इसका उपयोग किया जाता है। स्फैग्नम मास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्फैग्नम मास जो मार्केनेसिया और फ्यूनेरिया, और एक और है रिक्सिया भी बहुत बार पूछा जाता है। रिक्सिया क्या हुआ है? रिक्सिया। तो इसमें आपको इतने याद करने हैं। अब इसके बाद देखते हैं फरवरी 2017 में इसरो ने कितने जो सैटेलाइट हैं लॉन्च करके, एक ही रॉकेट से इन्होंने कितने सैटेलाइट लॉन्च किए थे? तो एक ही उड़ान में इन्होंने 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, जो कि उनके जो रॉकेट का नाम क्या था? PSLV C39। रॉकेट का नाम भी याद करना है आपको, PSLV C39। एक ही उड़ान में 104 उपग्रह छोड़े थे, जो कि फरवरी 2017। ये डेट भी याद करनी है आपको, मतलब डेट से मतलब है मंथ और ईयर, फरवरी 2017 में, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। और आपने NTPC में देखे होंगे तो सैटेलाइट से कितने क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो के अभी हेड कौन है? के सिवान है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। अब इसरो की बात, अब क्या है, यह है इसरो का जो रिकॉर्ड है किसी ने तोड़ा है कि किसी ने 104 से अधिक उपग्रह छोड़े हों? हाँ, लेटेस्ट में जनवरी 2021 ही में इन्होंने, किसने तोड़ा है? स्पेस एक्स तो अभी आपको पता ही होगा, टेस्ला के महागुरु। तो स्पेस एक्स के बारे में, तो इसरो का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है उन्होंने। 143 सैटेलाइट एक साथ छोड़े थे, जो कि देखो स्पेस एक्स क्रिएटेड हिस्ट्री, जो कि 143 स्पेस क्राफ्ट छोड़े थे उस ट्रांसपोर्टर बन से। ये भी याद कर सकते हैं कि ये भी पूछा जा सकता है, विच इज द स्मॉलेस्ट स्केल ट्रांसपोर्टर बन सक्सेसफुली लॉन्च 143 स्पेस क्राफ्ट जो छोड़े थे। और इंडिया ने स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने PSLV C39 से 104 सैटेलाइट छोड़े थे फरवरी 2017 में। तो हो गया मार्केनेसिया वाला, ये मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो कहने की बात ही नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।